हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज है, पंकज कुमार। मैं मूलतः छत्तीसगढ़ में सुपर फैक्ट्री नामक एक संस्थान चलाता हूँ, एक मेंटर हूँ मैं। विगत 6-7 सालों से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत को समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं 2 मिनट आपका समय ये लूंगा कि आधुनिक भारत में पढ़ा क्या जाता है, इस पर मैं बात करूं तो आधुनिक भारत में आपको पता है कि स्वतंत्रता की कहानी पढ़नी है। कैसे हमारा देश अंग्रेजों से संघर्ष करके स्वतंत्रता मिला, हमें आज़ादी मिली। तो इसी आज़ादी के बातों को हम इतिहास के व्यू से देखेंगे। बोले तो इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि हम आजाद हुए तो इसका मतलब है हम पहले गुलाम थे, तो आखिर देश गुलाम हुआ कैसे। इसके 2 पार्ट हैं। आधुनिक भारत के 2 पार्ट हैं, एक गुलामी की कहानी और दूसरा उस गुलामी से स्वतंत्रता की कहानी। उस गुलामी से हमें कैसे आज़ादी मिली, कैसे हम संघर्ष किए, कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, उन सारी चीजों को पढ़ना है। पूरा का पूरा आधुनिक भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक प्रतंत्रता की कहानी और एक स्वतंत्रता की कहानी। देखिए, इसको मैं कुछ बिंदुओं पे बांटा हूँ। सबसे पहले मैं लिखा हूं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, दूसरा है यूरोपीय कंपनियों का संघर्ष, अगला बिंदु है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, 1857 का विद्रोह, भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन और अंततः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो इन्हीं 5-6 बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा और आधुनिक भारत को 20-25 मिनट के इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इससे कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर होगा। आइए देखते हैं पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ही हमारे देश में सबसे पहले आए, उससे पहले ही बहुत सारे लोग आए। कौन आए, कैसे आए, कहां फैक्ट्रियां स्थापित की, ये सब बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में सबसे पहला राष्ट्र था जिसने भारत में अपना कदम रखा हुआ है, पुर्तगाली। दूसरा है डच, जिसे हॉलैंड के नाम से जानते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और ऐसा नहीं है कि यही है, ये बड़े राष्ट्र थे जिनका मैंने नाम लिखा है क्योंकि वीडियो थोड़ा कम समय में हमको सारी चीजों को समझाना है। इसके बावजूद भी कुछ लोग आए हैं, स्वीडिश आए हैं, डेनिश आए हैं, सब सारे लोग आए हैं। लेकिन ये 4 बड़े राष्ट्रों का नाम याद रखिए आप। पहला पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। कभी कभी इसके आगमन का सीक्वेंस क्रम पूछ देता है एग्जामों में, तो पहला आप याद रखें कि पुर्तगाली आए हैं, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। सबने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कोठियां खोली व्यापार हेतु, लेकिन उन कोठियों में सबसे पहली कोठी मूलतः पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों की पहली कोठी, पहली फैक्ट्री थी कोच्चिन, डचों की मछलीपत्तनम, अंग्रेजों की सूरत और फ्रांसीसियों की भी सूरत थी। जब ये आए, इतने सारे व्यापारी वर्ग आ गए, इतने सारे देशों से आए हैं, तो दुनिया में हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होता है, संघर्ष होता है। इन्होंने व्यापारिक उद्देश्य के लिए आपस में संघर्ष करना शुरू किया। तो उस संघर्ष की कहानी यूरोपीय कंपनियों का संघर्ष देखिए। पहले आपसी संघर्ष करेंगे व्यापारिक उद्देश्य के लिए, व्यापारिक हितों के लिए, जिसमें पहला संघर्ष पुर्तगाली और डचों का था, जिसमें जीत डचों की हुई। दूसरा संघर्ष डच और अंग्रेजों का था, जिसको भारत के इतिहास में बेदरा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1759 लिखा हूं, जिसमें जीत अंग्रेजों की होती है। आगे चलकर एक और संघर्ष हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसको वांडीवास की लड़ाई के नाम से जाना जाता है 1761 में। और इस लड़ाई से, इन सारे संघर्षों से अंततः एक बात निकलकर सामने आई कि जीत अंततः अंग्रेजों की हुई। व्यापारिक जो वर्चस्व है भारत में, वो अंग्रेजों का स्थापित हुआ। जब अंग्रेजों का व्यापारिक वर्चस्व स्थापित हो गया और भारत की तात्कालिक समय की अगर आप राजनीतिक बातें करें, राजनीतिक अगर चीजों को देखा जाए तो क्या था, कैसी थी स्थिति, तो इस समय भी निश्चित रूप से मुगल शासन था, साम्राज्य था। लेकिन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब का निधन हो गया तो भारत की राजनीतिक शक्ति क्षीण होने लगी, धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अंग्रेजों को यही उचित एक माहौल मिल जाता है कि अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं मिला। थोड़े बहुत अंग्रेजों को रोकने का प्रयास कुछ हमारे मुगल शासकों ने किया, लेकिन औरंगजेब के निधन के बाद किसी में हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों को रोक सके। जब अंग्रेजों को कोई रोक नहीं सका और आपस में जब ये संघर्ष किए, उसमें इनकी शक्ति और मजबूत हुई, तो हमारे शासकों से लड़ना शुरू किए। इसमें से पहली लड़ाई अंग्रेजों ने हमसे, हमारे सबसे सशक्त क्षेत्र, समृद्धशाली क्षेत्र बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से किया, जिस युद्ध को भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध कहा जाता है। मैं संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे।
पहली लड़ाई अंग्रेजों ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए, अपने राजनीतिक विस्तार के लिए पहली लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से किया, जिसको प्लासी के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल में चला गया। पूरा का पूरा बंगाल इनके अधीन हो गया। जब प्लासी में जीत, प्लासी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जब प्लासी की जीत अंग्रेजों को मिलती है, कंपनी को मिलती है, तो इनकी महत्वाकांक्षाएं और थोड़ी बढ़ जाती है। इस महत्वाकांक्षा में अब हमारे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ और थे, कुछ और हमारे, जैसे अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम था। ये तीनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ने का प्रयास किया, जिस युद्ध को भारत के इतिहास में बक्सर का युद्ध कहा जाता है। 1664 में बक्सर बिहार में है। इस युद्ध में भी वही स्थिति होती है, परिणाम वही होता है जो प्लासी का हुआ। इसमें भी हमारी हार होती है। अंग्रेजों का राजनीतिक विस्तार और मजबूत हो जाता है। इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने हमारे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से एक संधि किया, जिसको भारत के इतिहास में इलाहाबाद की संधि कही गई है। इस इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पेंशनर बन गए, अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। भारत की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई। लगभग भारत का राजनीतिक पटक्षेप हो गया और भारत का शासन, मुगलों का शासन अंग्रेजों के हाथों में चला गया और भारत में प्रारंभ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। यार इस शासन की शुरुआत प्रत्यक्षतः 1773 से शुरू होती है। 1773 से लेकर, और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक नीति अपनाई, साम्राज्यवादी नीति। ये साम्राज्यवादी नीति के तहत भारत के क्षेत्रों को धीरे धीरे हमारे राज्य रजवाड़े को अपने अधीन करने का प्रयास करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से साम्राज्यवादी नीति के रूप में, विस्तारवादी नीति के रूप में 1857 तक चलता है। कंपनी का शासन चलता है, साम्राज्य विस्तार चलता है। धीरे धीरे अपने साम्राज्य में हमारे राज्य रजवाड़ों को मिलाने का प्रयास करेंगे और कंपनी का विभिन्न क्षेत्रों में शोषण प्रारंभ हो जाएगा। यह शोषण, यह अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ जाता है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, धार्मिक शोषण, विभिन्न पक्षों में शोषण इतना ज्यादा रोष व्याप्त हो जाता है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इतनी स्थिति खराब हो जाती है आम जनता की कि इस कंपनी के खिलाफ सब लोगों ने मिलकर एक बार पुरजोर विरोध किया। भारत में सब लोगों ने संघर्ष किया कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी की यह नीति को हम चलने नहीं देंगे, जिसको भारत के इतिहास में 1857 का विद्रोह कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति एक युग विभाजक क्रांति था। निस्संदेह इस क्रांति को अंग्रेज दबाएंगे। इसके ये बहुत बड़ा क्रांति है, याद रखेंगे। बहुत सारे जितने लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस क्रांति से लगभग कुछ ना कुछ प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्रांति है, कहा जाता था कि अगर सब लोगों ने मिलकर एक साथ संघर्ष किया रहता, लक्ष्य हमारे एक रहते, तो निश्चित रूप से इसी समय हम लोग अंग्रेजों को भारत से भगा देते। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी हमारे अंदर एक भावना जगी अंग्रेजों से लड़ने की। तो इसको कुछ बिंदुओं पर पढ़ा जाता है। ये 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, इसके बहुत सारे नेतृत्व करना है। नाम सुने होंगे आप, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब, है ना। तो ये सब नेतृत्वकर्ताओं का नाम, विभिन्न क्षेत्रों से कहां से किन लोगों ने नेतृत्व किया, और लास्ट इसके परिणाम में यह होता है कि जो विगत लंबे अरसे से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करते आ रही थी, उस कंपनी का शासन का अंत हो जाता है। और वह शासन ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के शासन का अंत हो गया, केवल कंपनी के शासन का अंत। और एक कंपनी के शासन का अंत के बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है 1857 की क्रांति के बाद। इसके विभिन्न पक्ष हैं, बड़ा लंबा लेक्चर है, एक दिन का ये लेक्चर ही है, 1.5-2 घंटे का ये लेक्चर है। इसमें मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। मैं कहना ये चाहता हूँ 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ और इसने अपनी नीति को बदल दिया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति को आप देख रहे हैं, ये नीति थी साम्राज्यवादी नीति, लेकिन इस ब्रिटिश क्राउन का नीति था
फूट डालो और राज करो। आई मीन इन्होंने देखा कि भारत में विविधता बहुत ज्यादा है और विविधता में हमारी एकता थी, पहले भी थी एकता, इसको अंग्रेजों ने डिकोड कर लिया, पहचान लिया और कहा कि जब तक इनकी चट्टानी एकता को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक भारत में शासन करना संभव नहीं है। तो इसी हमारी एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। नीति की शुरुआत करता है ब्रिटिश संसद के माध्यम से और शासन शुरू होता है 1858 से। आई मीन ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला लिखित रूप से शासन 1773 से चला और दूसरा लिखित रूप से शासन 1858 से चला। ये लिखित शासन का दूसरा रूप, दूसरा चरण माना जाता है। यह शासन शुरू होगा 1858 से 47 तक चलेगा। इसमें क्या किया आखिर अंग्रेजों ने, उस पर बात करें थोड़ी बहुत। तो 1858 से जब शासन हुआ तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने आर्थिक शोषण शुरू करना शुरू किया। इस आर्थिक शोषण को उजागर हमारे दादा भाई नेहरू जी ने किया है, आप पढ़े होंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धन का निष्कासन सिद्धांत, कि कैसे अंग्रेज भारत की संपदाओं का दोहन ब्रिटेन की ओर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी एकता को, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने सांप्रदायिकता का विकास किया। आप आगे देखेंगे तो इन्हीं के हमारे कुछ मुसलमान नेताओं को बुलाकर मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी जाती है। 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है। 1919 में उस पृथक निर्वाचन को बढ़ा दिया जाता है। 1932 में दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है। इस तरीके से विभिन्न जगहों पर देखेंगे तो इन्होंने हमारे देश में सांप्रदायिकता के विकास को बढ़ाने का प्रयास किया और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए इन्होंने बंगाल को भाषा और धर्म के आधार पर तोड़ा भी है। निश्चित रूप से उस बंगाल को अंततः इन्हें एक करना पड़ता है, उसकी चर्चाएं हम आगे करेंगे। और साथ ही साथ इसी समय, इसी 1857 की क्रांति के बाद हमारे देश में कुछ समाज सुधारकों का प्रादुर्भाव होता है। इसमें लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता आती है, समझते हैं कि कैसे अंग्रेज हमारे देश में अपने हित साध रहे हैं, हमें लड़ा रहे हैं। उनके द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आता है, इसमें लोगों में एक भावना जगती है। अंग्रेजों को हम पहचान पाते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से हमारे हितैषी नहीं हो सकते, हमारे शोषक हैं, भक्षक हैं, हमारे रक्षक कदापि नहीं हो सकते। और साथ ही साथ एक स्वतंत्रता की, अंग्रेजों से हमें मुक्ति पाने की एक लालसा जगती है। इन विभिन्न चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में अचानक से एक ऐसी पार्टी का प्रादुर्भाव होता है जिसके नेतृत्व में धीरे धीरे लोगों का जनाधार जुड़ते जाता है। जिस राजनीतिक पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसी 1885 से अंग्रेजों भारत के इतिहास में इतिहासकारों ने स्वतंत्रता का पहला कदम माना, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना हुई, आप देख रहे हैं 1885 से 1947 तक मैंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लिखा। कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब इतिहासकारों ने माना कि भारत के जितने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, नेता थे, वो सब किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैक्सिमम नेता कांग्रेस से जुड़ते गए। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना का, वो भी प्रारंभ में कांग्रेसी नेता थे। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें कि कांग्रेस का से बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता गया और यही कांग्रेस ने एक रणनीतिक तरीके से प्रतिवर्ष अधिवेशनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया, जनाधार बढ़ाना शुरू किया, भारत को भौगोलिक रूप से, धार्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया और स्वतंत्रता की बिगुल फूंक दी गई। इस स्वतंत्रता की लड़ाई जो है 3 चरणों में चलती है। हमारे इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला चरण है 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण। इसमें हम अंग्रेजों से मूलतः, इसमें स्वतंत्रता की विशेष कोई बातें आई नहीं, ये मूलतः था कि अनुनय विनय याचना प्रार्थना के बल पर हम अपनी बातों को मनवाएं, कुछ सुधार करवाएं, कुछ हमारे हित हो, कुछ भारत में व्यवस्थाएं अच्छी हो, यही मांग करते हैं हम लोग 1885 से 1905 तक में। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारी इस मांग पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया तो हम उसके सिस्टम को, हम उनके नियमों को प्रतिकार करना शुरू किए और इस प्रतिकार का जो काल माना गया है 1905 से 1917 तक, जिसको
उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इसमें बड़े बड़े उग्रवादी नेता हैं, आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल का, लाल बाल पाल, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, ये सब उग्रवादी नेता थे हमारे, जो प्रतिकार करते थे, अंग्रेजों के सिस्टम को खराब मानते थे। इनके हित भारत से राजनीतिक आर्थिक कोई भी हित हमारे विपरीत था, इनका मानना यह था। उन्होंने प्रतिकार किया, संघर्ष किया, इसमें भी कुछ हद तक हमें सफलता मिली निश्चित रूप से। लेकिन आगे चलकर 1917 ईस्वी में एक ऐसे बड़े नेता का राजनीति में पटाक्षेप होता है जो हमें आजादी तक, अंतिम समय तक साथ देते हैं, जिस नेता का नाम है महात्मा गांधी। ऐसे गांधी जी भारत तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में ही आए थे, लेकिन राजनीति में इनका पदार्पण 1917 में होता है। तो वही 17 से लेकर 47 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता तक के काल को गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इस गांधीवादी चरण में सबसे बड़े बड़े 3 आंदोलन हुए हैं हमारे। इसमें पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन 1920, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और तीसरा है निर्णायक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी की इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इन आंदोलनों के माध्यम से लोगों का जनाधार धीरे धीरे जुड़ता गया और अंततः हमें 1947 आते आते अंग्रेजों को देश स्वतंत्र करना पड़ता है, देश हमारा छोड़ना पड़ता है। तो इसी पर हम बात करेंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीजों को समझ रहे होंगे। मैं मूलतः इस पर चर्चा कर रहा हूँ अभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि मोस्टली प्रश्न है ना यहीं से पूछे जाते हैं आधुनिक भारत में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गौर से देखिए, मैं 3 चरणों में बांटा हूँ। पहला चरण है उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण और तीसरा है गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण में कांग्रेस की स्थापना, इसके अधिवेशनों और इसकी उपलब्धियों पर बात करेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज असैनिक अधिकारी जिनका नाम था A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किया। लोगों को जोड़ना इन्होंने शुरू किया। ऐसे कांग्रेस का आगे बढ़ाने में, इनके स्थापना में, इनके रखरखाव बहुत सारे लोगों का नाम है। कांग्रेस का मूल नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इसके बड़े लंबे अरसे तक जमनालाल बजाज कोषाध्यक्ष भी रहे, खजांची भी रहे, इनका भी बड़ा योगदान है। और भारत के जनता को इन्होंने इस संस्था ने जोड़ने का भरसक बड़ा ही रणनीतिक तरीका अपनाया। कैसे अपनाया, तो इस पे हम 2-4 चर्चाएं करेंगे कि कांग्रेस के अगर आप प्रारंभिक अधिवेशनों को देखेंगे तो भारत के 4 कोनों पर होता है। गौर से देखिएगा तो कांग्रेस के अधिवेशनों के क्षेत्रों को देखेंगे तो भारत के 4 कोनों पे होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों को देखेंगे तो पहले अध्यक्ष थे इसके W.C. बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नेहरू जी, तीसरे अध्यक्ष थे इसके बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे अध्यक्ष थे इसके जॉर्ज यूले। ये सब अध्यक्षों को देखें तो एक सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को कांग्रेस है सो धीरे धीरे अध्यक्ष बनाती है, भारत के विभिन्न कोनों में अधिवेशनों को कराती है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने भाषा और धर्म के आधार पर देश को पहले एकजुट करना शुरू किया, भौगोलिक रूप से एकजुट करना शुरू किया, ताकि लोगों में एक विचारधारा, अपनत्व का, एकता का भाव का संचार हो। क्योंकि हमें संघर्ष करना है इन अंग्रेजों के खिलाफ, तो जब तक एकता का संचार नहीं होगा, हम अपनी समस्याओं को कॉमन नहीं समझेंगे कि हाँ हमारी भी समस्या है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी अंग्रेजों से हमें समस्या है। इसलिए इस दास्ता से हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम एकजुट होंगे। तो कांग्रेस ने लोगों को भौगोलिक रूप से, धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से एकजुट करने का प्रयास किया। कुछ अधिवेशन देखेंगे तो इन्होंने महिलाओं को भी अध्यक्ष बनाया। एनी बेसेंट का नाम सुने हैं आप, 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को बनाया गया। 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू को बनाया गया। कांग्रेस ने लैंगिक भेदभाव मिटा दिए। कुछ अधिवेशनों को देखेंगे तो कुछ गांव में भी अधिवेशन हुए हैं। फैजपुर एक ऐसा जगह था जो गांव में एक अधिवेशन हुआ, तो गांव के लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया। इसमें से एक मैसेज दिया गया कि कांग्रेस है सो ग्रामीण क्षेत्र की भी पार्टी है, लोग इसमें जुड़ते गए। विभिन्न तरह के एक्टिविटी, कार्यक्रम कांग्रेस करते गई और धीरे धीरे लोगों का जनाधार जुड़ते गया।
जब भारत को अंग्रेजों ने देखा कि ये संगठित हो रहे हैं, तो हमारी एकता को खंडित करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने इस चरण में 1905 ईस्वी में बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। 1905 में 18 कांग्रेस की स्थापना के बाद दूसरी बड़ी घटना घटी है हमारे देश में, बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया ताकि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो। इस बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हम भारतीयों ने एक आंदोलन चलाया, जिसका भारत के इतिहास में बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया है। इसके नेतृत्वकर्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। लंबे अरसे तक बड़ा प्रतिकार चलता है, लगभग यह आंदोलन 1911 ईस्वी तक चलता है। हम लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का पुरजोर विरोध किया, बहिष्कार किया और कुछ स्वावलंबन की भी बातें की। आर्थिक रूप से हम अपने आप को स्वदेशी चीजों के साथ मजबूत करने का प्रयास किया। इसका और आगे चलकर कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया। कांग्रेस का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का कांग्रेस ने जब समर्थन किया, तो यह आंदोलन बंगाल से हटकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तारित लगभग हो चुका था। अंग्रेज जब देखते हैं कि यह आंदोलन तेज हो रहा है, तो इसकी जांच के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी ऐसे, जिसका नाम था रुंडेल कमेटी। कमेटी आगे चलकर रिकमेंडेशन देती है, सिफारिश देती है कि निश्चित रूप से बंगाल को बांटने का जो उद्देश्य था वो गलत मंशा थी, इसको बांटा नहीं जाना चाहिए। इसी रिकमेंडेशन की सिफारिश पर 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का आगमन होता है और बंग को रद्द किया जाता है। ऐसे बंग को रद्द जरूर इन लोग कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रहती है कि भारत की तात्कालिक राजधानी 1905 ईस्वी में कलकत्ता थी, उसको 1911 ईस्वी में घोषित कर देते हैं जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी दिल्ली, जिसको 12 में स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली। 1912 से भारत की राजधानी कहाँ बन गई? दिल्ली बन गई। तो ये कहानी मूलतः चलती है उदारवादी चरण में, और साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी घटना घट गई जो हम सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे। इधर इस सांप्रदायिकता का बीजारोपण कब अंग्रेजों ने किया, इसको थोड़ा समझ लें। तो जब हम 1905 ईस्वी में बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, तो उसी समय अंग्रेजों को महसूस हो गया कि इनकी एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस के समानांतर कोई और पार्टी होनी चाहिए ताकि आपस में लड़ते रहें। इसी मंशा के साथ अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को बुलाकर इनके हित के लिए, मुसलमानों के हित के लिए एक अलग पार्टी की स्थापना करवा दी, जिसका नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक थे। ये समझे कि हमारे हितों के लिए, मुस्लिमों के हितों के लिए पार्टी काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें इस तरह के मुस्लिम नेता जुड़ते गए जो स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की परिकल्पना करने लगे। बहुत सारे लोग इसके समर्थक थे, अलग राष्ट्र के समर्थक थे। बहुत सारे नाम आते हैं इसमें, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना का, लियाकत अली का, ये सब बहुत सारे नेता हैं जो पाकिस्तान की मांग को धीरे धीरे प्रबल कर देते हैं। और अंततः यही मुस्लिम लीग का 1906 में गठन आगे चलकर सांप्रदायिकता के माहौल को इतना ज्यादा बिगाड़ देता है कि अंततः है सो देश के बंटवारे होते हैं। तो उसकी तो अलग कहानी है, उसको हम लोग मुस्लिम लीग को पढ़ेंगे आगे। पहले आप प्रथम चरण में 2 बातें ध्यान में रखेंगे कि पहला कांग्रेस का स्थापना, इससे विभिन्न जुड़े हुए संस्थापकों का नाम, जिन लोगों ने योगदान दिया उसका नाम, दूसरा इसके अधिवेशन, इनकी एक्टिविटी और लोगों में कैसे एक अपनत्व का भावना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया कांग्रेस। और दूसरा, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसी उदारवादी चरण में अंग्रेजों ने छल से मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी, जो पृथक पाकिस्तान को मांग को एक गति देंगे, मांग को प्रबल करेंगे। और साथ ही साथ इसी आगे देखेंगे द्वितीय चरण में, इस चरण के बाद द्वितीय चरण में, तो 1915 ईस्वी में गांधी का आगमन होगा, लेकिन गांधी राजनीति में प्रवेश करते हैं 17 में। उस 17 में प्रवेश के पूर्व द्वितीय चरण में उग्रवादी 2 नेताओं ने हमारे एक आंदोलन किए हैं, जिस आंदोलन का नाम है होम रूल लीग आंदोलन। 1916 ईस्वी की बात है। उग्रवादी चरण में ये सबसे बड़ा आंदोलन माना गया है होम रूल लीग आंदोलन। इसको चलाने वाले 2 उग्रवादी नेता थे हमारे, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसंत। इन्होंने स्वराज की मांग के लिए
स्वशासन की मांग के लिए होम रूल लीग आंदोलन चलाया। लगभग ये आंदोलन 2 सालों तक चलता है। इन दो नेताओं का मानना था, चूंकि इसकी बड़ी लंबी कहानी है, बस 2-4 मिनट में आपको और समझा दूं इसमें कि 1914 ईस्वी से 18 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, सब लोग आप लोग जानते हैं। उसी क्रम में 2 नेताओं का मानना था, खास करके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का, कि इस दौरान हम अंग्रेजों से स्वशासन स्वराज के लिए अगर जिद करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो निश्चित रूप से अंग्रेजों को हमें स्वशासन स्वराज देना पड़ेगा। चूंकि इसके प्रयास है सो हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अंग्रेज हमसे मदद की उम्मीद किए हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने हमसे मदद का उम्मीद किया, तो हमने भी एक जस्ट कहें कि प्रत्युत्तर में हमें आप क्या देंगे। गांधी का मानना था, गांधी इसी समय 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, गांधी का मानना था कि अभी हम सहयोग दे दें, बाद में जब इन्हें युद्ध से जब मुक्ति मिलेगी, युद्ध समाप्त होगा, तो जो देना होगा हमें देंगे, निश्चित रूप से हमें स्वराज देंगे। लेकिन हमारे उग्रवादी 2 नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी का मानना था कि संघर्ष इसी समय होना चाहिए, इसी समय हमें अंग्रेज जो भी देना है स्वराज स्वशासन देंगे निश्चित रूप से। इसी मतभिन्नता के कारण गांधी जी ने होम रूल लीग आंदोलन में साथ भी नहीं दिया और अंततः 1918 ईस्वी आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। और जैसा कि उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे तिलक और एनी बेसेंट ने, स्वराज और स्वशासन नहीं मिलता। तो इस तरह से द्वितीय चरण का पटाक्षेप हो जाता है, उग्रवादी चरण का पटाक्षेप होता है। और विभिन्न चीजों को देखते हुए गांधी जी 15 में भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। 2 सालों तक वो भारत भ्रमण करते हैं, विभिन्न लोगों से मिलते हैं। उसी भ्रमण के दौरान वो 1916 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों में जाते हैं। 1916 में वो लखनऊ अधिवेशन में गए, वहीं पर उनको मुलाकात बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से होता है और निमंत्रण करते हैं गांधी को कि आइए बिहार आए, हमारी एक समस्या है, उसके लिए थोड़ा बहुत संघर्ष किया जाए, अगर आपका आशीर्वाद आपका साथ रहा तो निश्चित रूप से हम उस सिस्टम उस कुप्रथा को समाप्त करने में सफलता पाएंगे। गांधी को ये चीज़ें याद रहती है और 17 से गांधी जी वही राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 17 में पहुंचते हैं चंपारण और यहीं से गांधी की राजनीति की शुरुआत होती है। गांधी प्रारंभिक तौर पे अपने आंदोलन को क्षेत्रीय स्तर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। क्षेत्रीय स्तर के इनके 3 लगभग आंदोलन हैं जिसको इन्होंने ट्रायल के तौर पे प्रयोग किया। उसके बाद राष्ट्रीय, मैं 3 आंदोलनों को राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन को लिखा हूँ, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। तो पहले क्षेत्रीय आंदोलन गांधी अपने राजनीति के अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। पहला 1917 में चंपारण में, दूसरा 1918 में अहमदाबाद आंदोलन और तीसरा 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। ये 3 गांधी के क्षेत्रीय स्तर के आंदोलन है। चंपारण तिनकठिया प्रथा से संबंधित था, अहमदाबाद ब्लैक बोनस से संबंधित था और खेड़ा लगान में छूट से संबंधित था। गांधी जी के आंदोलन के विभिन्न हथियारों में से एक हथियार था सविनय अवज्ञा, जिसका गांधी ने प्रयोग चंपारण में किया पहली बार। उन्होंने विनयपूर्वक गांधी ने कहा कि इस सिस्टम को खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। तिनकठिया प्रथा मूलतः है ना नील की खेती से संबंधित था। नील का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गया था, जिसके कारण वहाँ के किसान खेती करना नहीं चाहते थे। गांधी ने कहा कि इस सिस्टम को समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए। ब्रिटिश सरकार जब देखती है कि आंदोलन तेज करते हैं गांधी जी, तो एक कमेटी गठित करते हैं। एक कमेटी में रिकमेंडेशन देती है कि हम निश्चित रूप से तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना चाहिए। तो इस तरह से गांधी का चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल माना गया। दूसरा प्लेग बोनस अहमदाबाद में का एक मिल मालिक थे अम्बालाल, वो प्लेग बोनस ज़्यादा देने को राजी नहीं थे, लेकिन गांधी ने वहाँ पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया, अंततः उसको भी मानना पड़ा। गांधी का ये भी दूसरा भी आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन सक्सेसफुल माना गया। और तीसरा खेड़ा में ही, गुजरात में ही गांधी ने लगान में छूट के लिए एक संघर्ष किया, आंदोलन किया और अंततः मजबूरन अंग्रेजों को लगान को ऐच्छिक करना पड़ा। गांधी ने इस खेड़ा सत्याग्रह में पहली बार असहयोग का प्रयोग किया। तीनों आंदोलनों में गांधी अपने विचारों का ट्रायल कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। पहला में गांधी ने प्रयोग किया था सविनय अवज्ञा का चंपारण में,
अहमदाबाद में गांधी ने प्रयोग किया भूख हड़ताल का, और खेड़ा में गांधी ने प्रयोग किया असहयोग का, और तीनों सक्सेसफुल होते हैं। जब सक्सेसफुल होते हैं तो गांधी के मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सिस्टम से कुछ खिन्नता आती है, क्योंकि तात्कालिक समय में बहुत बड़ी बड़ी कुछ घटनाएं घट गई थी, जैसे रॉलेट एक्ट का आना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन का गलत निर्णय। इन विभिन्न पक्षों को ध्यान में देखते हुए और अपने आंदोलन की सफलता को देखते हुए गांधी और साथ ही साथ एक और 1919 का एक आंदोलन है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर दूं। 1919 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। मुस्लिमों के धार्मिक गुरु खलीफा की मान प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत के मुसलमानों ने एक आंदोलन चला रखा था, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की एक बड़ी लंबी कहानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेजों ने तुर्की को 2 टुकड़ों में बांटकर वहां के खलीफा को अपमानित किया, सम्मान में कमी की, जिसके कारण भारत में खलीफा को पुनः पद दिलाने के लिए, उनके मान प्रतिष्ठा को पुनः दिलाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया 1919 में, जिसके नेतृत्व 2 सगे भाई शौकत अली और मोहम्मद अली करते हैं। इन दोनों सगे भाइयों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। इन दोनों सगे भाइयों ने नेतृत्व किया। गांधी को हिंदू मुस्लिम का एक उचित माहौल भी मिल जाता है कि अभी दोनों के दुश्मन है सो कॉमन हो गए हैं, और कांग्रेस के भी दुश्मन कॉमन है, लीग का मुस्लिमों का भी दुश्मन कॉमन है। फलतः एक उचित माहौल मिलता है और तात्कालिक परिस्थितियां कुछ इस तरह बनती हैं कि गांधी अंततः है सो राष्ट्रीय स्तर का जन आंदोलन चलाने के लिए एक लोगों को तैयार करना शुरू करते हैं। और 1920 ईस्वी में अचानक से 1 अगस्त 1920 को हमारे स्वराज के सबसे बड़े समर्थक बाल गंगाधर तिलक का अचानक से निधन हो जाता है। उसी दिन गांधी असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लेते हैं। आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। मूल रूप से यह आंदोलन स्वराज प्राप्ति के लिए था। इसको स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता, बस इस स्वराज का मतलब समझ लें कि हमें शासन में कुछ आप भागीदार बनाएं। इतने लंबे अरसों से हम लोग स्वराज के लिए मांग कर रहे हैं, इस स्वराज, इस स्वशासन में हमें कुछ दिया जाए, हमें भागीदार बनाया जाए। तो गांधी ने पहला राष्ट्रीय स्तर का जन आंदोलन 1920 में चलाया, जो आंदोलन लगभग 22 तक चलेगा। यह आंदोलन में पीछे का जो आंदोलन है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, खिलाफत का, वो भी आकर जुड़ जाता है। खिलाफत जुड़ जाता है और सहयोग दोनों कंबाइंड रूप से चलता है, बड़े लंबे समय तक चलता है 1922 ईस्वी तक। इसमें 2 तरह के कार्यक्रम होते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम होता है, पहले तो स्वावलंबन का, स्वदेशी का, और बहिष्कार की भी चर्चाएं चलती है। बड़ी लंबी आंदोलन मानी गई, 2 सालों तक चलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश 1922 ईस्वी फरवरी 1922 को एक घटना घट जाती है, चौरसरी कांड, जिस घटना से जिसमें लगभग 19-20 पुलिसकर्मियों को हमारे कुछ आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया और थाने में उन्हें फेंक दिया। इस घटना से गांधी जी क्षुब्ध हो जाते हैं। इस हिंसात्मक गतिविधि से गांधी जी क्षुब्ध होकर गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जब गांधी जी अचानक से गांधी की आलोचनाएं होने लगती है। गांधी की आलोचनाएं बहुत सारे लोग करते हैं। गांधी की आलोचनाओं से भी कभी कभी प्रश्न पूछता है, जैसे गांधी की आलोचना तात्कालिक समय में 1921 ईस्वी में राजनीति में पटाक्षेप हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, उन्होंने आलोचना किया। लाला लाजपत राय ने आलोचना किया, मोतीलाल नेहरू ने आलोचना किया, डॉक्टर मुंजे ने आलोचना किया। ये सब लोग गांधी की आलोचना करते हैं कि अचानक से गांधी ऐसे कैसे आंदोलन को समाप्त कर सकते हैं जब ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। लेकिन गांधी को हिंसा में कतई विश्वास नहीं था, अतः वो जहां भी हिंसा होता था, अब आगे के भी आंदोलनों को आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको, वो आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इस तरीके से गांधी जी आंदोलन को वापस ले लिए। उस समय तक गांधी जी रचनात्मक कार्यों में, हिंदू मुस्लिम एकता में समय व्यतीत करते हैं और आगे चलकर कुछ गतिविधियां ऐसी घटती हैं। दूसरा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन गांधी ने प्रारंभ किया 1930 ईस्वी में, जिस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, तो इसकी शुरुआत के पूर्व कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया था, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन, उस अधिवेशन में
जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और कुछ प्रस्ताव पारित हुए। पहला प्रस्ताव तो ये पारित हुआ कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। दूसरा प्रस्ताव ये पारित हुआ कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। हम पिछले आंदोलन 1920 की, जिसकी अभी मैं संक्षिप्त में चर्चा कर रहा था, उसमें बताया कि 1920 में हमने स्वराज का मांग किया था। गांधी जी ने इसी में एक पत्रिका भी विमोचित किए थे जिसका नाम था यंग इंडिया। उसमें गांधी ने लिखा था 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, लेकिन स्वराज हमें मिला नहीं। 22 तक 24 और कांड के कारण समाप्त हो गया, अभी मैंने बताया आपको। तो इस समय पूर्ण स्वराज नहीं, अब स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग उठेगी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर दिया पूर्ण स्वराज का, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की खाका खींचा गया, प्लान तैयार किया गया। जब 26 जनवरी 1930 आया तो सब लोगों को गांधी ने स्वतंत्रता की शपथ दिलाई, लेकिन आंदोलन शुरू नहीं किए। आंदोलन शुरू करने के पूर्व सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है। प्रतियोगी एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्र के लिए निर्णायक और महत्वपूर्ण आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ा ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि ये 2 चरणों में चलता है। तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने पुनः उसी पत्रिका यंग इंडिया में तात्कालिक हमारा वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखते हैं। उस 11 सूत्री मांगों पर लॉर्ड इरविन कोई प्रत्युत्तर में जवाब नहीं देता। फलतः गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से पैदल मार्च करना शुरू करते हैं। गांधी जी 12 मार्च 1930 से पैदल मार्च करना शुरू करेंगे और गुजरात के अरब तट पर नवसारी जिला पहुंचकर नमक उठाकर, नमक कानून का उल्लंघन करके आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यह आंदोलन चलता है, लेकिन अचानक से गांधी जी की बातों को लॉर्ड इरविन कुछ बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है, और उसी बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड इरविन 11 बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड इरविन है सो गांधी जी से समझौता करता है, जिस समझौता को भारत के इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 5 मार्च 1931 की घटना है। इसी गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का फर्स्ट चरण को समाप्त करते हैं। और तात्कालिक समय में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था। भारत में नए कानून लाने के लिए गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे लंदन में। हम लोगों ने जब आंदोलन छेड़ रखा, भारत में जब आंदोलन चल रहा था, तो हम लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, कांग्रेस में भाग नहीं लिया। उस समय फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर साहब गए थे। सेकंड में इरविन है सो गांधी जी को मनाने में सफल हो जाता है कि हम आपकी बातों के ऊपर गौर करेंगे, आपके लिए नए कानून आने हैं। ब्रिटेन में इसके लिए गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, आप आए वहीं पर आपकी बातों को हम लोग सुनेंगे। तो गांधी जी आंदोलन को स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले जाते हैं। वहीं पर सम्मेलन होता है, इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी प्रतिनिधि जाते हैं, लीग की तरफ से जिन्ना जाते हैं और दलितों की तरफ से अंबेडकर जाते हैं। इसी में इन तीनों में मत भिन्नता हो जाता है पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर लेकर। जिन्ना पुनः है सो पृथक निर्वाचन की मांग करता है, जो 1909 से चला आ रहा है कि नेक्स्ट जो कानून आने वाला है उसमें पृथक निर्वाचन होना ही चाहिए। साथ ही साथ वहीं पर अंबेडकर साहब भी रहते हैं, उन्होंने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मांग कर दिया। उनका ये मानना था कि दलित हैं सो अलग है हिंदुओं से, उनके लिए भी हितों की कुछ होनी चाहिए, उनका शोषण अत्याचार उन पे ज्यादा जुल्म हुए हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए भी होना चाहिए। यही तीनों में मतभिन्नता होती है और गांधी जी सभा स्थल से निकलते हैं और पुनः भारत वापस आ जाते हैं। भारत आते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि अंग्रेजों ने हमें छल करके ब्रिटेन बुलाया, हमें कोई हमारी बातों को सुना नहीं गया, इसलिए हम पुनः इस आंदोलन को शुरुआत करते हैं। गांधी जी जब भारत आएंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू कर देंगे। जैसे ही गांधी जी शुरू करते हैं, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को पुणे के यरवदा जेल में रखा जाता है। इसी समय अंग्रेज है सो जो नए कानून हमारे अभी आए नहीं है, वो नया कानून भारत शासन अधिनियम 1935 में आएगा। इससे पूर्व ही तात्कालिक ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड अंबेडकर बोले तो दलितों को
पृथक निर्वाचन देने की घोषणा कर देता है, जिसको सांप्रदायिक पंचायत के नाम से, कम्युनल अवार्ड के नाम से भारत में जाना जाता है। गांधी जी को जब ये बातें जेल में पता चलती है तो गांधी जी वहां आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। गांधी जी का पहला आमरण अनशन है, याद रखेंगे, पुणे के अरवदा जेल में, इसी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध में। और इसी समय जब गांधी जी अनशन करते हैं तो अंबेडकर साहब को बुलाया जाता है और गांधी और अंबेडकर में संयुक्त निर्वाचन के लिए एक समझौता हुआ है, जिसको भारत के इतिहास में पूना पैक्ट कहा गया है। पूना पैक्ट, इस पे हस्ताक्षर ऐसे गांधी ने नहीं किया, इस पे हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय सवर्णों की तरफ से किए थे और दलितों की तरफ से अंबेडकर साहब किए थे। मान जाते हैं अंबेडकर साहब कि हाँ, संयुक्त निर्वाचन सही है, होना चाहिए। और उसी समय गांधी जी जेल में ही हरिजन उत्थान के कार्यक्रम में बहुत सारे एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, जैसे हरिजन पत्रिका की बात हो, अखिल भारतीय अस्पृश्यता उन्मूलन संघ की बात हो, हरिजन सेवक संघ की बात हो, ये सब गांधी ने स्थापित किया, चलाया। धीरे धीरे आंदोलन तो चलता ही रहता है, लेकिन 1934 आते आते ब्रिटिश सरकार का ज्यादा दबाव होने के कारण और लोगों की जन भागीदारी कम होने के कारण गांधी जी अप्रैल 1934 आते आते इस आंदोलन को लगभग समाप्त कर देते हैं और पुनः गांधी जी रचनात्मक कार्यों में लग जाते हैं। गांधी का आंदोलन निरंतर नहीं था, गांधी एक बड़े रणनीतिक तरीके से आंदोलन चलाते थे, ध्यान में रखेंगे। गांधी जी ने जनता के प्रति एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके रखी थी। इतना कम समय में ज्यादा चर्चाएं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस थोड़ी सी चर्चाएं और कि गांधी जी जनता के प्रति एक आंदोलन का एक सिस्टम बना रखा था उन्होंने, संघर्ष विराम। गांधी को देखें तो 1920 से लगभग 22 तक गांधी ने आंदोलन चलाया, इस समय संघर्ष किया, फिर जनता को आगे चलकर 22 से लेकर 30 तक विराम दिया, आराम दिया। फिर गांधी जी 1930 से लेकर 34 तक संघर्ष के लिए तैयार किए, फिर 34 के बाद गांधी ने 42 तक विराम दिया। तो इस तरह से गांधी जनता को जानते थे कि आंदोलन है सो लगातार नहीं चले जा सकते, चाहे समस्या कोई भी रहे, इसलिए लोगों को थोड़ा विराम भी चाहिए, अनावश्यक आंदोलन नहीं चलना चाहिए, ऐसे गांधी का मानना था। तो गांधी ने रणनीतिक तरीके से इन दोनों आंदोलनों को चलाया। बाद में हम 34 तक पहुंचे थे, 34 के बाद संक्षिप्त में कुछ चर्चाएं। 35 में नया कानून हमारा आता है, जिसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन उत्तर हुए थे। 35 में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जो बड़ा ही व्यापक कानून माना गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, सबसे बड़ा कानून माना गया। आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव आज भी 1935 का ही एक्ट का प्रभाव है हमारे संविधान में। उस संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। एक बातें हैं जो अभी इन सारी चीजों को लगातार कंटिन्यूटी में रखेगा कि भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, एक फेडरेशन का निर्माण किया जाएगा, चुनाव कराए जाएंगे। तो इसी भारतीय संघ का भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखा हुआ था कि भारतीय संघ का निर्माण कराया जाएगा। और इसी संघ के निर्माण को लेकर 1937 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए। इस आम चुनाव में 11 राज्यों में लगभग चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं, कुछ दिनों तक सरकारें चलती हैं, लगभग 27-28 माहों का शासन चलता है कि अचानक से सितंबर 1939 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ जाता है। और इस वर्ल्ड वार में बिना भारतीय जनता को जनमत मिली, फेथ मिली, विश्वास मिली, अंग्रेजों ने हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक दिया। इसी बातों से क्षुब्ध होकर हमारे जितने भी नेता थे, कांग्रेसी मूलतः नेता, उन सारे लोगों ने जिन जिन राज्यों में सरकारें बनाई थी वहां से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बावजूद भी अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में भ्रम फैलाने का काम किया कि भारतीय विश्व युद्ध में हमारे साथ हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ हैं। इस झूठ को झुठलाने के लिए गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया है। जब इन सारी चीजों से भी अंग्रेजों को महसूस हो जाता है कि भारतीय साथ देने वाले नहीं हैं, तो 1942 ईस्वी में ब्रिटेन से एक डेलीगेट्स आता है भारत में। ब्रिटेन से एक डेलीगेट्स आया, जिस डेलीगेट्स का नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से हमारे वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी भी उनसे चर्चाएं की। इस क्रिप्स मिशन ने हमें अपने पक्ष में करने का बहुत सारा प्रयास किया कि आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ दें, निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद आपकी मांगों को माना जाएगा, पूरा किया जाएगा। लेकिन हम इनके कपट को, छल को जानते हैं, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा है, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमें
कहते वादा तो करते थे लेकिन कुछ देते नहीं थे, चाहे स्वराज की बात हो या मुसलमानों के खलीफा के पद को सम्मानित करने की बात हो, किसी चीजों में इन पे फेथ करना संभव नहीं था। इसलिए भारतीय राजनेताओं ने क्रिप्स मिशन को स्वीकार कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को एक दिवालिया बैंक कहा है। इस तरीके से क्रिप्स मिशन एक पूरी तरह से असफल मिशन साबित हुआ और भारत में तात्कालिक समय में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हमें संघर्ष करने को मजबूर होना पड़ा। उस परिस्थितियां ये थी कि भारत में अंग्रेज विरोधी जो राष्ट्र थे, खास करके जापान का आक्रमण का भय बना रहा और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो अंग्रेजों ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। महंगाई बढ़ गई, देश में जगह जगह है सो अकाल भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और सबसे भयावह कि जापान का अटैक का खतरा भारत में बढ़ गया। तो इसी जापानी खतरा भारत में अकाल भुखमरी ये सब विभिन्न चीजों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने निर्णय किया जब अंग्रेजों से आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और इनके खिलाफ अंततः संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा। और जिस संघर्ष को गांधी जी ने अंतिम हथियार के तौर पे दिया, नाम दिया उस आंदोलन का, उस संघर्ष का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो की ललकार हम अंग्रेजों को देते हैं। गांधी ने इसी समय नारा भी दिया है, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन की शुरुआत की रूपरेखा तैयारी कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 को रखा कि 9 अगस्त 1942 को बम्बई से हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने इसका अलाउ किया। ऐसे प्रारंभ में कांग्रेस ने परमिशन नहीं दिया था। सेकंड कॉन्फ्रेंस होते हैं, अधिवेशन होते हैं, महाधिवेशन जिसको कहिए, बम्बई के ग्वालियर टैंक में, उसमें परमिशन मिलता है 7 अगस्त 1942 को कि 9 अगस्त 1942 से हम लोग आंदोलन चलाएंगे। अंग्रेजों को एक बातें कानों कान खबर मिल जाती है कि भारतीयों ने, कांग्रेसियों ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया है। तो उसके एक दिन पूर्व ही अंग्रेजों ने रात्रि में ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, जिसके तहत भारत के कोने कोने से सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गांधी को गिरफ्तार किया गया, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया, अब्दुल कलाम आजाद को, कस्तूरबा गांधी को, सरोजिनी नायडू को, महादेव देसाई को, जैसे बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार करके भारत के विभिन्न कोनों में रखा गया। गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। इस तरीके से सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन के लिए लोग जुटते हैं, जगह जगह भारत के कोने कोने में लोग जुटते हैं, लेकिन सारे नेताओं को तो रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए माना गया कि ये आंदोलन नेताओं ने नहीं चलाया, अपने आप ही आंदोलन चला। और इसी को कहा जाता है नेतृत्व विहीन व स्वतः स्फूर्त आंदोलन, क्योंकि एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सारे नेता जेल में थे, बावजूद ये आंदोलन चला। ये आंदोलन लंबे समय तक चलता है, लगभग 1.5 सालों तक ये आंदोलन चलता है। सभी नेता जेल में रहते हैं। जितने नेता थे वो सब लोग जेल में थे, लेकिन ये आंदोलन लगभग लंबे समय तक चलता है। और बिना नेता के रहने के कारण ये आंदोलन है सो हिंसात्मक गतिविधियों से पूर्ण था। आई मीन हिंसा और अहिंसा दोनों का इसमें मिश्रण देखा गया है। जब हिंसा इसमें बढ़ जाती है तो गांधी जी पर सारे हिंसा के आरोप थोपे जाते हैं। इसी हिंसा के आरोप को थोपे जाने के कारण गांधी जी ने जेल में 21, बोले तो पुणे के आगा खां पैलेस में 21 दिनों को उपवास किया। दुर्भाग्य की बात देखिए कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा और इनके निजी सचिव महादेव देसाई का इसी पुणे के आगा खां पैलेस में निधन हो जाता है। आज उनकी समाधि, कस्तूरबा की समाधि पुणे के आगा खां पैलेस में है। तो इस तरीके से गांधी जी के ऊपर लगे हुए आरोप, हिंसा के आरोप को गांधी ने झुठलाने के लिए 21 दिनों को उपवास किया। और अंततः ब्रिटिश सरकार पर पूरी दुनिया का दबाव पड़ने लगता है कि अहिंसा के पुजारी पर आप हिंसा का आरोप कैसे लगा सकते हैं, गांधी जी को छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। उसी समय गांधी को कहता है कि हम उस शख्स के सामने कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हम उस अर्धनंगे फकीर के सामने कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। आई मीन गांधी को नंगा फकीर चर्चिल ने कहा है, तत्कालिक पीएम ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने। तो इस तरीके से आंदोलन चलता है। 43-44 आते आते आंदोलन समाप्त हो जाएगा। समाप्त ऐसे हो जाता है कि इसमें सभी हमारे नेता जेल में हैं
और कुछ ऐसी चीजें थी इस आंदोलन में कि वो नहीं होना चाहिए था। वो कौन सी चीजें थी? तो कुछ हमारे जो नेता थे वो खुद हमारा साथ नहीं दिए, अंग्रेजों का साथ दिए। तो सारे नेता हमारे जेल में हैं, कुछ हमारे नेता हैं वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, कुछ संस्थाएं हैं जैसे 1900 अभी हम लोगों ने देखा था 20 में कैसे मुस्लिमों ने साथ दिया था आंदोलन में, लेकिन इसमें मुस्लिम वर्ग जो है खास करके लीग की बात करें तो तटस्थ भूमिका में रहा। इन विभिन्न कारणों से हम कह सकते हैं कि आंदोलन निश्चित रूप से हमारे फेवर में उतना नहीं